बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम हेल्थ टॉक के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान कुरतलान बख्श। उम्मीद करती हूँ आप सब खुश होंगे, खैरियत से होंगे और अपने घरों में महफूज होंगे। नाज़रीन, हर वीक के साथ नए टॉपिक के साथ हाजिर होते हैं और नए टॉपिक लेकर आते हैं आप लोगों के लिए और कोशिश करते हैं कि ऐसा टॉपिक हो जो कि तमाम चीज़ों पर असरअंदाज हो रहा होता है। यानी अगर रोज़मर्रा की ज़िंदगी की अगर हम बात करें तो ये ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो कि हम सफ़र कर रहे होते हैं इस सिचुएशन के अंदर और हमें पता नहीं होता कि इस सिचुएशन से बाहर कैसे आना है और कैसे बाहर निकलकर इस तमाम चीज़ों को फेस करना है या टैकल करना है या ट्रीटमेंट क्या होगी। तो यहाँ बैठकर कोशिश करते हैं कि ऐसा टॉपिक लेकर आएं जिसकी ट्रीटमेंट भी हम आपको जो है वो बता सकें कि किस तरीके से आप घर बैठकर भी उसको रिकवर कर सकते हैं या अगर मामला बहुत ज़्यादा पेचीदा हो रहे हैं तो आप लोग को किस तरीके से उससे निपटना चाहिए। ये तमाम चीज़ें तो हैं ही और साथ ही आज का जो टॉपिक है वो अमूमन हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं प्रोग्राम के अंदर, क्योंकि हमने बात की थी जोड़ों के दर्द के हवाले से, पट्ठों के दर्द के हवाले से बड़ी शिकायत आ रही है, कंधों में दर्द होता है और जितने यंगस्टर्स की अगर मैं बात करूँ तो वो जब जॉब कर रहे होते हैं या डेली बेसिस में अगर बच्चों की बात करूं तो स्कूल रूटीन की लाइफ के अंदर जा रहे होते हैं या जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि दिन ब दिन लाइफ स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है, लाइफस्टाइल चेंज हो रही है। बच्चे जो है ज़्यादातर फोकस उनका जो है लैपटॉप पे, फोन्स पर ज़्यादा आ गया तो उनका पोस्चर बैठने का जो है वो डिफरेंट हो गया है, लेटे रहते हैं सारा दिन, कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं है जिसकी वजह से काफ़ी मुश्किलात जो है पेरेंट्स को दरपेश आ रही हैं और पेरेंट्स अमूमन शिकायत करते हैं कि हमारे बच्चों को जो है वो अभी से जो है वो तकलीफ होना शुरू हो गई, कमर में तकलीफ है, टांगों में तकलीफ है, कंधों में तकलीफ है, ऐसे में सर के दर्द की शिकायत भी बहुत तेज़ी से जो है वो बढ़ती जा रही है। तो आज हम प्रोग्राम के अंदर इन तमाम इश्यूज़ के ऊपर बात करेंगे। साथ ही एक और बड़ा मेजर इशू है, हम देख रहे होते हैं कि बच्चा जब ग्रोइंग एज के अंदर आता है तो ग्रोइंग एज के अंदर माइलस्टोन जिसे हम कहते हैं उसके अंदर जो है बच्चा डिफिकल्टीज का शिकार होना शुरू हो जाता है और पेरेंट्स को भी इस बारे में आगाही नहीं होती, क्योंकि पेरेंट्स को पता ही नहीं होता उनका बच्चे ने कब जो है वो अपनी मूवमेंट को चेंज करना है या अपनी चीज़ों को चेंज करके आगे बढ़ना है। पेरेंट्स समझते हैं कि अभी बच्चा छोटा है, ग्रोइंग एज के अंदर है, आहिस्ता आहिस्ता मूवमेंट करेगा और आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता जाएगा और ऐसी बहुत सारी शिकायतें जो है वो डॉक्टर्स के बाद रिपोर्ट होना शुरू हो जाती हैं। लेकिन बच्चे के अंदर क्या प्रॉब्लम आती है, क्या नॉर्मेलिटीज़ होती हैं, उन तमाम चीज़ों को ख़त्म करना बड़ी ज़रूरत होती है उसकी। तो आज प्रोग्राम के अंदर हम उस चीज़ को भी डिस्कस करेंगे। तो मेरे साथ जो आज डॉक्टर मौजूद है वो है डॉक्टर मोहम्मद खान भुट्टी, जो कि डॉक्टर ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट हैं। आपको वेलकम करूँगी प्रोग्राम के अंदर। कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग अस आपके शो में और ऑन बिहाफ ऑफ डॉक्टर ईसा फिजिकल थेरेपी एंड रिहैबिलिटेशन सेंटर। बिल्कुल, ईसा लेबॉर्ट्री का तो एक बड़ा नाम हमारे साथ जुड़ा रहता है और कोशिश करते हैं वहीं से जितने भी डॉक्टर्स हमारे पास आएँ तो वो ऐसी लोगों को राय देते हैं कि वो लोग जो है वो काफ़ी मुश्किल से जो है वो आसानी हो जाती है उनकी ज़िंदगी के अंदर। अच्छा, पहला जो मेरा इशू है फिजियोथेरेपी जो हम लोग कर रहे होते हैं या बेसिकली जो हम करना चाह रहे होते हैं उस रूटीन वाइज हम नहीं करते, क्योंकि आवाम जो है हम देख रहे होते हैं कि वो जाती तो है डॉक्टर के पास, कंसल्ट भी करती है और कहती है कि हमें एक्सरसाइज भी बता दें, लेकिन हम उसको प्रॉपर रूटीन वाइज नहीं लेकर चल पा रहे होते। क्या वजूहात आती है सामने? देखें, फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट बेसिकली एक आवाम का ये एक सेट हुआ है क्राइटेरिया कि आप डॉक्टर के पास जाओगे, डॉक्टर के पास जाने के बाद आपने उनसे एक दिन मेडिसिन ली, ठीक है, मेडिसिन लेके उस एक दिन के मेडिसिन के बाद फिर आपने दोबारा वीक के बाद जाना है। ये एक हमारा एक सेट हुआ हुआ है, ठीक है। फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट जो है वो लाइक आपका सेशंस चलते हैं, क्योंकि ये आपको पता है कि बेसिकली नॉन सर्जिकल एंड मोस्टली जो है हम विद हेल्प ऑफ मेडिसिन इसको ट्रीट कर रहे होते हैं, बट ये जो है नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट है। अगर आपको एक पेन हो रहा है नेक में, दैट मीन्स कि आपका मसल स्पैज़म है, मसल स्पैज़म या पट्टे का अकड़ा हुआ जो है वो चीज़ रिलीज होने में उसको जो है थोड़ा सा वक्त लगेगा, ठीक है। तो उसके लिए आपको तकरीबन 1 से 1.5 हफ्ता आना पड़ता है, मोस्टली 1 हफ्ता या 10 दिन। अब पेशेंट जो है कुछ लोगों के पास टाइम के इश्यूज हो रहे होते हैं और कुछ लोगों के बहाने होते हैं कि हर रोज जाना, ठीक है, हर रोज आजकल रूटीन ऐसी हो गई ना लोगों की कि टाइम नहीं है। हम ये कहते हैं कि भाई आपने अगर 1 हफ्ते या 1.5 हफ्ते एक तो आप कंटिन्यू जाएंगे और अपने लिए आपने दिन में 5 मिनट निकालने हैं, अपनी ज़ात के लिए आप 5 मिनट निकालें जिसमें आप जो है वो एक्सरसाइज कर सकें, विच इज़ नथिंग। आप हर नमाज के बाद एक सेट कर लें कि आपने हर नमाज के बाद जो है वो 5 मिनट की जो आपको एक्सरसाइज बताई गई है, आपको कोई भी एक्सरसाइज होगी वो 3 से 4 एक्सरसाइज होती हैं जो कि आप 5 से 10 मिनट के वक्त में आराम से कर सकते हैं। अगर आप ये फॉलो करते हो तो आपको रिजल्ट जो है वो पॉजिटिव आना उतना जल्दी आना शुरू होता है। हमारे पेशेंट क्या करते हैं कि आप एक्सरसाइज मतलब आप समझ तो लेते हैं, ठीक है, उसके बाद उसको फॉलो नहीं कर रहे होते और जब फॉलो नहीं करते हो तो कहते हैं डॉक्टर साहब इसमें जो है हमें ज़्यादा फील नहीं हो रहा। अब उनके माइंड में सेट ये होता है कि हमने डॉक्टर की शक्ल जाके देख ली है और हम ठीक है और हम अब ठीक होके आ जाएंगे, और ऐसा नहीं है। उसने आपको मेडिसिन नहीं दी है, वो आपको बेसिकली एक्सरसाइज के थ्रू आपको ट्रीट कर रहा है और आपको एक्सरसाइज बता रहा है जो आपकी मेडिसिन अपने घर में खानी होती है, और वैसे ही आपको एक्सरसाइज गाइड कर रहा होता है।
अब ये होता है कि ना वो उस एक्सरसाइज को फॉलो करते हैं घर पे, ठीक है, और ना ही वो जो है वो आपके पास फिर आ रहे होते हैं, तो वो इसमें आपको एक्सक्यूजेस होते हैं ना कि हम भूल गए, हमारे पास टाइम नहीं था, हम कर आज नहीं पाए। मेहमान आ गए और आज ये हो गया, तो बेसिकली हम ये कहते हैं इसमें कंसिस्टेंसी चाहिए होती है। कोई भी आपके जो आप ट्रीटमेंट फॉलो कर रहे हो उसमें कंसिस्टेंसी आपकी लाजमी है। आपको जो विजिट्स बताए गए हैं, आपको जो सेशन बताया गया कि भाई फॉर द वीक या फॉर द 10 डेज, उसको आप जरूर फॉलो करें। और उसके बाद जो एक्सरसाइज बता रही हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं पेशेंट को यही कहता हूँ कि हमारे पास आपका सिर्फ आधा घंटा है, बाकी 23.5 घंटे आपकी जिंदगी के आपके अपने हैं, और अगर आप उसको अच्छे से फॉलो कर लेते हो तो इसकी जो बेनिफिट है वो आपको ही मिलना है। बिल्कुल ऐसे ही। और इससे ये भी होता है कि अगर आप जल्दी ट्रीटमेंट की तरफ जाते हैं और अगर आप लोग कहते हैं ना कि अपने चार्ट को फॉलो करके वो ट्रीटमेंट करेंगे तो वो जल्दी रिकवर होने के भी बिल्कुल, चांसेस जल्दी बिल्कुल, होते हैं। वरना जो पेशेंट शिकायत कर रहा होता है ये होता है कि डॉक्टर के पास तो हम गए लेकिन हमें जो है शिफा नहीं आ रही है। सेम ऐसे ही होता है कि आप डॉक्टर के पास जाओगे, उससे मेडिसिन लेके आओगे, घर पे आके मेडिसिन खाना भूल पेन जाओगे, किलर से आपको ठीक है, वक्ती यहाँ तौर पे आपके पे घर में कोई रिलीफ गेस्ट मिलता आ है। जाएगा, वो आपको बता देगा नहीं ये वाली गोली मत खाना, ये वाली गोली उसने खाई थी तो उसका सीना जल रहा था, ठीक है, तो आप वो गोली खाना छोड़ दोगे या वो मेडिसिन खाना छोड़ दोगे, तो क्या होगा, रिजल्ट क्या होगा, आप डॉक्टर की प्रिस्क्राइब मेडिसिन नहीं ले रहे और फिर उसका कंप्लेन आप डॉक्टर से ये करते हो कि जो है वो मैं आपकी मेडिसिन से ठीक नहीं हुआ। आप डॉक्टर की शक्ल देख के ठीक नहीं होगे, आप डॉक्टर के उसके जो प्रिस्क्राइब मेडिसिन है, उसकी प्रिस्क्राइब एक्सरसाइज है, आप उसको देख के ठीक हो रहे होते हो। सही। चलिए अब पट्ठों के दर्दों पे आ जाते हैं, क्योंकि ये ऐसे दर्द हैं जो कि कॉमनली हम देख रहे हैं कि हर दूसरा शख्स जो है वो इसका शिकार हो रहा है। मैंने आपसे पहले भी सवाल किया था कि क्या वजूहात होती हैं, पहले तो ये होता क्यों है, मसल फटीक हो जाना ये क्यों होता है? अच्छा, मसल फटीग का होना जो है इसमें कई वजूहात हैं। सबसे पहले ये होता है कि आप ये ले लें कि कोई खुदा न खास्ता कोई डेफिशिएंसी नहीं हो रही आपके बॉडी के अंदर, नमकियात की कमी जिसमें हो गई, प्रोटीन डेफिशिएंसी हो गई, अच्छा। कैल्शियम डेफिशिएंसीज हो गई, ये वो फिजियोलॉजिकल डेफिशिएंसीज हैं जो कि मसल को फटी करवाने में बहुत जल्दी हेल्प करती हैं, ठीक है। अगर मेरे बॉडी में इन चीज़ों की कमी है, ठीक है, और मैं मुसलसल कोई ऐसा काम कर रहा हूँ कि मेरी प्रोलॉन्ग सिटिंग है 8 घंटे की, 6 घंटे की, तो ये मुझे प्रॉब्लम करेगी। बनस्बत के किसी ऐसे बंदे की जिसमें ये डेफिशिएंसी नहीं है, मुझे बहुत जल्दी होंगी क्योंकि मेरी बॉडी उस चीज़ के लिए प्रिपेयर है नहीं, ठीक है, ठीक है। तो मैं जो हूँ उस दर्द से ज़्यादा करीब गुजरूंगा। या फिर एक ये होता है कि आपकी बॉडी उस स्ट्रेस के लिए रेडी नहीं होती, कोई सडनली झटका आ गया, कोई सडनली आपने जो है आपको अचानक से हम एक एक्सरसाइज कर रहे होते हैं तो हमारे बॉडी डेवलप हुई भी होती है उस चीज़ ठीक के है। लिए, आपके मसल्स डेवलप हुए होते हैं। आप क्या करते हो कि आपका अचानक कोई ऐसा काम हो गया या कोई ऐसा कुछ सिचुएशन हो गई तो आपने 5 किलोमीटर जो है वॉक कर दी, हालांकि आप रोजाना 1 किलोमीटर वॉक नहीं करते थे और उस दिन आपने जो है 5 किलोमीटर वॉक कर ली या आपने जो है 10-15 सीढ़ियां चढ़ ली, ठीक। तो वो मसल आपका उस यानी उस रूटीन चीज के लिए से प्रिपेयर ज्यादा होता काम नहीं। कर लिया। एग्जैक्टली, अगर आप रूटीन से ज्यादा काम करोगे तो मसल आपको उस चीज के लिए प्रिपेयर नहीं होता और फिर वो फटीग होने शुरू हो जाते हैं। तो ये जो इश्यूज आते हैं मोस्टली हम देख रहे होते हैं कि जो बैंकर्स होते हैं या जो भी काम करने वाले वर्कर्स होते हैं जो कि ऑफिस वर्किंग काम कर रहे होते हैं, तो अगर 8 घंटे से ज्यादा काम करें या प्रोलॉन्ग 8 घंटे कंटिन्यूसली काम करें जी। तो उनके जो कंधे हैं उस पर भी स्ट्रेस आता है। डेफिनेटली मुसलसल आप जब एक प्रेशर अपने बॉडी पे पुट कर रहे होते हो तो प्रेशर आपकी ना सिर्फ आपके मसल्स पे, आपकी स्पाइन पे, आपकी नर्व पे आ रहा होता है। स्पाइन, मसल्स, नर्व ये एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, ठीक है जी। अब आपका जब मुसलसल आप बैठोगे, अगर मेरे मसल फटीग हो रहे हैं तो वो जो है वो थोड़ा से दो एक टोन होती है मसल का, जो एक आप किसी चीज को ये ऐसा ही है कि आपने किसी पोल को किसी रस्सी से बांधा हुआ है। अब मसल जो है वो आपकी रस्सी है, अगर वो रस्सी जो है वो कमजोर होना शुरू होगी तो पोल का एक झुकाव एक तरफ होना शुरू होगा। आपकी बॉडी भी ऐसी है कि आपके मसल्स वीक होने शुरू होंगे तो आपकी बॉडी का झुकाव जो है वो आपका पोस्चर जो है वो खराब होना शुरू हो जाएगा, ठीक है जी। तो आपको क्या होता है कि आप इस पे उस जो आप मसल आप लोड दे रहे हो ना उसको आपने जो है वो इंटरवल देना होता है। अच्छा, ये जो मैं अगर सोशल मीडिया की बात करूं तो जितने लोग हैं वो सोशल मीडिया पर देख रहे होते हैं, डिफरेंट तरह की बेल्ट्स आई हुई हैं, आपने भी देखी होंगी, कमर के पोस्चर को ठीक करने के लिए, कंधों के पोस्चर को ठीक करने के लिए, और जिससे कि वो बांध के आप आधा घंटा बैठ जाएं, तो ये चीजें क्या दुरुस्त होती है विदाउट डॉक्टर रिकमेंडेशन? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है, क्योंकि आपको पता नहीं है कि आपका पोस्चर बॉडी अगर आपको किसी डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब कर दिया तो वो बात हो रहा है, ठीक है। अगर आप खुद सेल्फ में वो कर रहे हो, प्रिस्क्राइब अपने आप को कर रहे हो, दैट मींस कि आपको पहले उसको उस फैक्टर को आइडेंटिफाई करना है। डायग्नोज ही नहीं हुआ ना कि किस तरह से आपको वो डायग्नोज ही नहीं हुआ ना। हमारे यहाँ सेल्फ रेमेडी जो है वो बहुत ज्यादा जो है वो उल्टा जरूरी समझी जाती है, ठीक है। तो वो बेसिकली क्या है कि आपका पोस्चर डिफाइन करना है कि आपका पोस्चर जो है वो अपर बैक का खराब हुआ है, लोअर बैक का खराब है, सर्वाइकल स्पाइन का खराब है। इससे मजीद भी नुकसान हो सकते हैं। डेफिनेटली अगर मेरा जो है वो अपर बैक खराब है, ठीक है, और मेरे यहाँ मेरा थोड़ा सा कर्वेचर खराब है और मैं
अपने आप होल्ड कर रहा हूँ, लोअर बैक को मैं ट्रीट कर रहा हूँ, तो वो क्या हुआ, तो वो मजीद मेरे बजाय कि वो मेरे अपर बैक को सही करेगा, वो मेरे लोअर बैक को भी खराब कर देगा। आप जाएं अपने फिजियोथेरेपिस्ट के पास, उसको आप इस कंसर्न करें कि मेरा पेन आ रहा है इस साइड से, और मैं जब इतनी देर मेरी सिटिंग है, तो फिर वो आपको गाइड करेंगे कि हाँ आपने जो है वो इस जो आप बेल्ट पहन रहे हैं, पोस्चर बेल्ट, यस आपको हम खुद प्रिस्क्राइब करते हैं कि पोस्चर करेक्शन के लिए जरूरी होता है, बट अच्छा, आप लोग प्रिस्क्राइब करते हैं? बिल्कुल करते हैं। तो उसमें ये होता है कि आप एक ड्यूरेशन है कि आपने इतने ड्यूरेशन तक पहनना है, इस कंडीशन में पहनना है, इस कंडीशन में आपने रिमूव करना है। ठीक है, ठीक है, यानी एक चार्ट फॉलो करना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल। अब क्या होता है, पेशेंट के वो उसने पोस्चर बेल्ट पहन लिया, वो उसी में सो रहा है, उसी में बाकी सारी एक्टिविटी कर रहा है, उसके ऐसे नहीं है। आप फॉर एग्जांपल मेरी सिटिंग है, ठीक है, मेरी 8 आवर्स की सिटिंग है, तो मैंने जो उसमें 2-2 घंटे का उसमें जो है 1-2 घंटे पहने, आधा घंटा मैंने ब्रेक दे दिया, अपनी बॉडी थोड़ा सा रिलैक्स करना ताकि मेरे मसल्स भी थोड़े रिलैक्स हो, और उतना मेरे मसल्स उस चीज को खुद बिल्ड कर रहे होते हैं, उसको हम खुद एजुकेट हो चुके होते हैं कि वो मेरे पोस्चर को करेक्ट रख सकें। ठीक है, आफ्टर फिर इस तरह से आपका ड्यूरेशन जो है बेल्ट पहनने का कम होता जाता है, और उसको रिलीज करने का ड्यूरेशन, यानी जरूरत से ज्यादा अगर चीज इस्तेमाल की जाएगी तो डेफिनेटली उसमें नर्व्स को भी नुकसान बिल्कुल वो पहुंचाएगी। आपके मसल को और मजीद फटीग कर देगा। आप मसल से अपने, आपका मसल तो उस चीज के लिए प्रिपेयर है ही नहीं ना। आपने एक दिन में बेल्ट पहन लिया है, तो उसको बेसिकली आपने इंटरवल देना है, ठीक है, ताकि मसल फटीग भी ना हो, बजाय कि आपका क्या होता है कि जब लोग पहन रहे होते हैं, कहते हैं अब हमें पेन हो रहा है, और पेन होने के मसल, हाँ बिल्कुल अकड़ जाता है। वो क्या होता है, मुसलसल आपके मसल जो है वो फटीग में आने शुरू हो जाते हैं। तो उस मसल फटीग को आपने रिलीज करना होता है कि मसल फटीग भी ना हो और पोस्चर आपका करेक्ट भी होना शुरू हो। ठीक है, ये प्रोग्राम के अंदर इशू उठाने का मकसद ये था क्योंकि मोस्टली मैंने अभी सर्वे किया और सोशल मीडिया पे मैंने देखा इस तरह की चीज़ें कि काफ़ी जो है ना रिवॉल्व होना शुरू हो गई हैं, और लोगों के मुंह से भी मैंने ये सारी चीज़ें सुनी कि हमने तो ये बेल्ट ऑर्डर कर दी, हमने ये बेल्ट मंगवा ली है, ये इसको हम लगाते हैं, इससे पोस्चर हमारा ठीक हो जाता है, हमें वक्ती तौर पर बहुत ज़्यादा पेन होता है, लगाते हैं तो हम उसके बाद जब हम रिलीज़ होते हैं तो हमें थोड़ा बहुत आराम मिलता है। ये तो सबको ही आराम मिलता है, लेकिन वो आगे जाके कितना नुकसान दे रहा है ये किसी को नहीं पता होता। तो यहाँ पर बैठ कर ये मकसद यही था बताने का कि विदाउट ए डॉक्टर रिकमेंडेशन जो है वो कभी भी कोई चीज ना करे, क्योंकि जितना पेन आपको अभी हो रहा है वो बाद में जाके मजीद हो सकता है कि बढ़ सकता है। आप ये सोच रहे होंगे खैर ये मुझे अभी तकलीफ हो रही है, बाद में मैं सही हो जाऊंगा, मजीद वो उसको और जो है वर्स कर सकता है उस चीज को। अच्छा, चलें अब आ जाते हैं कि पोलियो पर, यानी अमूमन हम देख रहे हैं कि बहुत बड़ा इशू पाकिस्तान के अंदर जो कि अभी तक रिजॉल्व नहीं हो सका। कतरे पिलाए जाते हैं, वैक्सीन पिलाई जाती है, लेकिन उसके बावजूद लोग इस चीज़ का शिकार कहीं ना कहीं हो जाते हैं। अच्छा, पोलियो हम समझा जाता है हमारे माशरे के अंदर कि लाइलाज मर्ज है, क्योंकि जिस तरह से बच्चे सर्वाइव कर रहे होते हैं, बड़े भी सर्वाइव कर रहे होते हैं, तो उनकी ज़िंदगी उसी तरीके से निकल जाती है। तो आप क्या समझते हैं, इन योर हिस्ट्री या इन योर नॉलेज या इन योर स्टडीज़, पोलियो को किस तरीके से देखा जाता है? पोलियो का जो ट्रीटमेंट, अब जो लाइलाज आप बात कर रहे हैं, हम उसमें बेसिकली करेक्शन कर सकते हैं। हम उसको टोटली आप उस पे जो है उस डिजीज को खत्म नहीं कर सकते, वो न्यूरोलॉजिकल एक डिसऑर्डर है, लेकिन कंट्रोल कर सकते हैं। आप उसका जो करेक्शन, उसकी ऐसे जो पोस्चर या आपका जो एक डिफॉर्मिटी डेवलप हो रही है, ठीक है, उसको आप कंट्रोल कर सकते हो। उसके डिफरेंट आपको इंटरवेंशन अप्लाई करनी पड़ती हैं। उसमें आपका सिर्फ फिजियोथेरेपी नहीं होती, उसमें आपका जो है हमारे ऑर्थोसिस वगैरह होते हैं, वो हम डिजाइन करते हैं पेशेंट की, इसलिए ताकि वो जो उसका जो फुट में जो है डिफॉर्मिटी आ रही है या उसकी मसल वेस्टिंग हो रही है, उसको हम जो है वो थोड़ा सा कंट्रोल कर सकें। जो पेशेंट की जो गेट, जिसको हम चाल कहते हैं पेशेंट की, वो बेहतर हो। जब पेशेंट का चाल और गेट बेहतर होगी तो चीजों में बेहतरी आएगी, तो उसको मजीद जो फॉर एग्जाम्पल पोलियो में आपको पता है कि एक पूरा बॉडी आपका जो लिम्ब है वो वेस्ट हुआ होता है, ठीक है, उसके वजह से आपका बैठने का स्टाइल, आपका चलने का स्टाइल वो खराब हो। जो आपका बैठने और चलने का स्टाइल खराब होगा तो डेफिनेटली वो आपकी स्पाइन को खराब करता है। वो स्पाइन के आपके जो कर्वेचर है उसको डिस्टर्ब कर रहा होता है, उसको आप करेक्ट कर सकते हो ताकि मजीद उस मरीज को जो है कोई और कॉम्प्लिकेशन ना हो। अच्छा, पोलियो के जितने पेशेंट्स होते हैं, हमने देखा कि वो एहसास कमतरी का शिकार हो जाते हैं, और उनकी फैमिलीज भी कुछ ऐसी होती हैं कि वो हिम्मत हार के बैठ जाती हैं कि भाई अब तो उनको पोलियो हो गया है, अब ये ज़िंदगी भर इसी पोस्चर में रहेंगे और इसी तरीके से इन्होंने चलना और ज़िंदगी गुजारनी है। अमूमन हम देख रहे होते हैं कि मोस्ट ऑफ द फैमिलीज ऐसी हैं, या मोस्ट ऑफ द लोगों का थिंकिंग पॉइंट ऑफ व्यू ऐसा ही है। तो आप क्या समझते हैं कि इस बीमारी से कैसे लड़ा जा सकता है और इसको किस तरीके से फेस किया जा सकता है, टैकल किया जा सकता है? देखिए, हमारी एक तो मसला ये है कि आजकल जो आपको पता है कि पोलियो जो है वो आपको बिल्कुल ही उन
उन आवाम में मिलेगा, उन लोगों में मिलेगा जो बिल्कुल ही लोअर प्रिविलेज लोग होते देही हैं, इलाकों में ठीक है, mostly पाया देही जाता है। इलाकों में होते हैं। तो उसका क्या होता है कि एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट जो है, बजाय कि अब अगर ये किसी डेवलप कंट्री में हो जाए, ठीक है, तो वहाँ पे एक प्रॉपर सोसाइटीज डेवलप हुई भी होती हैं, इनके स्कूल डेवलप होते हैं, इसमें उस बच्चे की जो है वो साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग हो रही होती है, बिहेवियरल ट्रेनिंग हो रही होती है, ताकि वो उस माशरे का एक बेहतर इंसान बन सके, ठीक है। ठीक है जी, एबल पर्सन बन सके, बजाय कि उसको हम जो है हमारे यहाँ तो यही होता है ना कि बच्चा जो है वो ज्यादा अगर बात कर रहा है या ज्यादा रो रहा है तो ये बच्चा जो है ना इसमें कोई जहनी मसला है, हमारी सोसाइटी यही कह रही होती है। बेसिकली क्या होता है कि आपको उसके पेरेंट को चाहिए कि काउंसलिंग की जरूरत उसकी काउंसलिंग करें, बच्चे को सपोर्ट ज्यादा दें, ठीक है, कि आपको अगर कोई डिफॉर्मिटी कोई मसला हो गया, नथिंग, कोई मसला नहीं है, आपने जो है आगे सोसाइटी में मूव करना है, तो उसकी एजुकेशन वैसे ही रखें जैसे एक नॉर्मल बच्चे की है। और है अब जो हमारे यहाँ जो पढ़े लिखे लोग हैं उनके हमारे हमने खुद देखा है, हमारी यूनिवर्सिटीज वगैरह में बच्चे होते हैं वो पोलियो पेशेंट है मगर वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, बिल्कुल, ठीक बहुत है, अच्छे पोलियो कोई दिमागी मर्ज नहीं है, वो सिर्फ जिस्मानी जो कि मर्ज मैंने है। देखा कि इस फील्ड के अंदर बहुत अच्छा नाम भी बहुत अच्छा नाम कमा रहे हैं, आपके आईटी के अंदर बहुत अच्छा नाम कमा रहे हैं, आपके मेडिकल में जो है इसके अंदर बहुत अच्छा नाम कमा रहे हैं, किसी से कमतर नहीं है, वो बहुत बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, ये एबनॉर्मैलिटीज पकड़ी कैसे जा सकती है? क्योंकि अमूमन जैसे कि मैंने अपने इंट्रो में भी डिस्कस किया था इस चीज के हवाले से कि अमूमन हम पेरेंट्स को देख रहे होते हैं कि बच्चा जब छोटा होता है, ग्रोइंग एज के अंदर होता है, तो वो कुछ जो है वो हरकतें ऐसी करता है जो कि मशकूक हरकतें हो, जिसे हम कहें, क्या तो वो कहते हैं कि एक टाइम पीरियड होता है जिसमें बच्चों को बोलना आ जाना चाहिए, वो उसमें प्रोलॉन्ग टाइम लेता है, उसमें नहीं बोल पाता। साथ ही उसने अगर कोई अपनी एक्टिविटी करनी है या चलने में उसकी दुश्वारी हो रही है तो उसमें प्रॉब्लम होती है कि वो चलना लेट स्टार्ट कर रहा है, तो पेरेंट्स बड़े खौफजदा हो जाते हैं कि हालांकि बच्चे के साथ प्रॉब्लम है क्या। बहुत ज़बरदस्त सवाल है आपका। देखें, ये हमारे पास कंप्लेन आ रही होती है, पेरेंट्स लेके आते हैं जब बच्चा जो है तकरीबन 2 से 2.5 साल का हो जाता है या 3 साल का हो जाता है, ठीक है। अब इसमें हुआ कि इसको आप कहते हैं डिले माइलस्टोन, ठीक है। हर इंसान में आपकी ग्रोथ के अंदर कुछ डिफरेंसेस होते हैं, कुछ बाय जीन होते हैं कि हमारे जीन के एक एक्स्ट्रा ग्रोथ है तो हमारी जो है डेवलपमेंट वो एक एक्स्ट्रा होगी, ठीक है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी चल रही होती है। एक होता है कि आपकी कोई डेफिशिएंसी ग्रो, अपने जीन्स के अंदर कोई डेफिशिएंसी ऐसी आ रही है जो बच्चे को जो है वो उस ग्रोथ की वजह से उस तरफ लेके नहीं जा रही है। सेकंड आपका आता है कि कोई न्यूरोलॉजिकल इंसिडेंट उसके साथ हुआ हो, बच्चे के साथ कोई ऐसा न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट हो, सीपी बच्चे होते हैं या कुछ डिले, ये टर्म बेसिकली यूज होती है डिले माइलस्टोन। तो एक माइलस्टोन है वो उसमें डिले आ रहा होता है, उसमें आपका न्यूरोलॉजिकल कंडीशन ज्यादा होती हैं, एपिलेप्टिक बच्चे हो गए उसमें, उनमें ये मोस्ट कॉमन हो रहा होता है। तो उसमें बेसिकली आइडेंटिफाई क्या होता है पेशेंट जो है, और कुछ होता है कि मैं बताऊं जैसे जीन वाला, अब जीन वाला क्या होता है कि बच्चे तो उनके फैमिली में हिस्ट्री सही होती है, वो पेशेंट अपना पेरेंट उस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर रहे होते कि बच्चा जो है वो उनका डिले माइलस्टोन है। जब उसके बच्चा जो है वो 8-9 महीने बाद या 2 साल बाद तक वो बैठता नहीं है, फिर उसके बाद लेके ख्याल आ रहा होता है कि डॉक्टर साहब ये जो है ना बैठ भी नहीं रहा, ये जो है वो गर्दन में संभाल रहा है। आपका एक सर्टेन टाइम है, जैसे आपको पता है कि भाई 3 to 4 वीक या 6 वीक में बच्चे ने जो है वो नेक होल्डिंग करनी है, ठीक है। तो आपको ये एक पेरेंट जो है, सोशल मीडिया भरा आपका जो है इंटरनेट से भरा पड़ा हुआ है, आप माइलस्टोन सर्च कर लेते हैं, माइलस्टोन में आपको ईच एंड एवरीथिंग मेंशन होती है कि बच्चे ने नेक कंट्रोल बच्चे की कब होगी, बच्चे की ट्रंक कंट्रोल जो है, बच्चे ने बैठना कब है, ठीक है, बच्चे ने क्रॉल कब करना है, बच्चे ने पैरों पे खड़ा कब होना है और बच्चे ने चलना कब है। ये बिल्कुल ये तो एक ग्रॉस आपके माइलस्टोन है, ठीक है, कि ये जो है ना जैसे आपको आप बच्चे को फिंगर टिप पे आप पिक कर लेते हो। सेकंड आ रहा होता है कुछ आपके फाइन जो होते हैं वो माइलस्टोन हो रहे होते हैं, उसमें आप वर्क कर रहे होते हो, उसको आप चेक असेस करवाते हो। तो ये मैं हम बोलने का मकसद ये है कि अगर आपका बच्चा लग रहा है कि आपको उसने 8 हफ्ते में भी जो है वो नेक कंट्रोल नहीं की, या बच्चा जो है वो जो है अपना 7 मंथ का हो चुका है, अभी तक उसकी सिटिंग नहीं आ रही है, ठीक है, आपका बच्चा जो है वो 2.5 साल का हो गया है, अभी तक वो चलना स्टार्ट नहीं किया, तो आपने जो है पहले तो उस 6 मंथ में आपने फौरन रश करना है, ठीक है। उस 6 मंथ में हमारे ये चीजें जो हैं बेसिकली जो कुछ माइलस्टोन होते हैं, जो आपने रिफ्लेक्सेस जो होते हैं वो हमारे पीडियाट्रिशियन चेक कर लेते हैं, ठीक है। और अब इसमें भी बात पेरेंट ये होता है कि पेरेंट जो है वो जा नहीं रहे होते हैं, वो ये कहते हैं कि हमारे खानदान में फलाने ने बहुत देर से बोला था, फलानी बहुत देर, हाँ इनहेरिटेंस जो है ना, फलाना जो है वो पड़ोस की बेटी जो है वो, हाँ पड़ोस की बेटी जो है वो 4 साल बाद चली थी, ये चल जाएगी, ऐसा नहीं है उसका। अब पड़ोस की बेटी 4 साल बाद इसलिए चली थी कि वो उसको
उस टाइम पीरियड पे लेके नहीं गए थे। अगर वो उसको टाइम पे लेके जाते तो बच्ची जो है वो 2 पहले साल में चलना चलना शुरू शुरू हो कर देती, 1.5 साल में चलना शुरू कर देती। ठीक है, तो आपको कोई टाइमली आप उसको ट्रीट करें, और इसमें बेस्ट इंटरवेंशन फिजिकल थेरेपी ही है। ठीक ठीक है। है, आप फिजियोथेरेपी के पास लेके आएंगे जो आप, और इसमें बहुत क्विक रिस्पॉन्स आता है बच्चों का। अच्छा। हमारे पास बहुत हंड्रेड्स ऑफ केसेस हम लोग डील करते हैं इसके अंदर, माशाल्लाह सक्सेसफुल हमारे पास केसेस हैं इसके। आप बच्चे को ट्रीट करें और बहुत अच्छा, सिर्फ क्योंकि वो थोड़ी सी जीन में डिले हो रहा होता है तो वो बच्चा मेंटली तौर पे बहुत जबरदस्त परफॉर्म करता है, मेंटली तौर पे सही होता है वो बच्चा, तो उसमें सिर्फ इस वजह से डेफिसिट Physically हो रहा weak होता है, होता सिर्फ इस वजह से डेफिसिट होता है। जब वो फिजिकली फिट हो जाएगा जब तो एक सोसाइटी का बहुत अच्छा अपना पार्ट प्ले कर सकता है उसके ठीक है। तो ज्यादातर प्रॉब्लम कहाँ आती है? चलने में आती है, बोलने में आती है, या पिक करने में आती है? क्योंकि अमूमन हमने देखा कि ये शिकायत भी होती है कि जब बच्चा जो है वो जवाब नहीं दे रहा होता, रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा होता, यानी हम क्या देखते हैं ना कि 2-3 साल के बच्चे आजकल माशाल्लाह ऐसी जनरेशन आ रही है कि वो फौरन पिक करती है और जी। चीज़ों को बड़ा अडॉप्ट करती है जल्दी जल्दी। बिल्कुल, और जब मोबाइल फ़ोन तो ऐसा है बच्चों के लिए कि जो हमें आज तक जो है फुल चलाना नहीं आता, वो बच्चे छोटी एज में जो है बड़े अच्छे तरीके से टेक्नोलॉजी को पिक करना शुरू कर देते हैं, बिल्कुल। यानी इतनी एडवांसमेंट आ चुकी है। तो ऐसी जनरेशन के अंदर आप क्या समझते हैं कि पिक करने में कहाँ प्रॉब्लम होती है? क्योंकि पेरेंट्स शिकायत करते हैं हमारा बच्चा जो है हम इससे पूछ रहे हैं लेकिन ये जवाब नहीं दे रहा, या ये रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, ये सही से हमें जो है ना उस चीज़ पर आमादा नहीं कर पा रहा कि भाई हाँ अगर हम कह रहे हैं खड़े हो जाओ तो खड़ा नहीं हो पा रहा। तो ये सारी शिकायतें आती हैं। देखें, इसमें जो बच्चे का कमांड फॉलोइंग की बात कर रही है वो डिपेंड करता है कि बच्चा न्यूरोलॉजिकली कितना एक्टिव है। मतलब कि खुदा न खास्ता उसमें कोई मेंटली रिटार्डेशन तो नहीं है, आया वो बात समझ ही नहीं रहा उनकी, बिल्कुल भी नहीं समझता। या एक बच्चे होते हैं कि थोड़े से वो शाय होते हैं, ठीक है, थोड़ा सा उनमें वो कॉन्फिडेंस लैक हो रहा होता है। ठीक है, इसमें जो है वो बच्चे की जो है वो आप एक साइकोलॉजिकल, आप उसको बिहेवियरल थेरेपीज को हम कहते हैं, वो आप बच्चे की बिहेवियरल रिहेबिलिटेशन में आप जाते हो ताकि वो बच्चे का जो आपका जो आप कमांड फॉलो, उस कमांड जो दे रहे हो उसको, बिल्कुल थेरेपीज के अंदर आता है, तो आप उसको फॉलो कर सको। अच्छा, बच्चे की कमांड सुनना और एक समझना, ये रिएक्शन जो है ना, ये आपको सिर्फ चेक करना है कि बच्चा आया सुन भी पा रहा है, तो हम तो नॉर्मली रिस्पॉन्ड कर रहा है, बच्चा देख भी रहा है कि बच्चे के आई साइड सही है। तो इसमें बेसिकली आपको सिंपल आप टिप्स होते हैं कि आपने बच्चे के बिल्कुल ईयर के पास लाके उसमें आपने जो है वो टैप करना है। ठीक है, अगर बच्चा उस तरफ अपना रिफ्लेक्स चेक करे, दैट मीन्स कि बच्चे की हियरिंग बेहतर है। ठीक है, आपका आई कांटेक्ट, बच्चा आप मूव हो गया, बच्चे को आवाज दोगे, बच्चा आपकी तरफ देखेगा, दैट मीन्स उसकी आई साइड सही है। ठीक है जी, ये तो हो गया उसका। अब जो कमांड ये फॉलो करना है, ये इसके सेंसेस हैं। ठीक है, आप कमांड फॉलो है कि वो उसको कितना अच्छा अपना परसीव कर रहा है, आपके जो आपने उसको जो है कमांड दी है, इसमें ये आप देख रहे होते हो कि नॉर्मली बच्चा जो है वो 1 साल के अंदर आपकी बात सुनने शुरू कर देता है। ठीक है, वो आपकी कमांड फॉलो करता है कि हाँ आपने जो है, या 2 साल का बच्चा जो आपकी कमांड फॉलो करता है, रिस्पॉन्ड बैठ जाओ, या आप यहाँ ये चीज पिक करके ले आओ। ठीक है, यहाँ आप पानी मांगते हो तो आपसे पानी मांगना, दैट मीन्स कि ये आपको विद इन जो है वो 1 to 2 years आपको बच्चे की रिस्पॉन्स देते हैं। बट जो हम फिजिकल डिले की बात कर रहे हैं, ये तो आपको मतलब समझे कि अगर 4 weeks हो गए हैं, आप नेक होल्ड देख रहे हो, अब हमारा प्रॉपर जो किसी बच्चे को आप पिक करोगे, गोद में उठाओगे, तो वो उसकी नेक कंट्रोल स्ट्रेट रहती है। ठीक है, इन बच्चों की नेक बिल्कुल अपनी नेक को ड्रॉप कर देंगे, किसी भी लेफ्ट राइट, अच्छा। आगे पीछे बिल्कुल इनकी नेक जारी होती है। ठीक है, तो आपको इसमें आपको एक आइडिया हो जाता है कि बच्चा जो है वो अपनी नेक कंट्रोल नहीं कर रहा। इसी तरीके से आप अगर आप कोई 7 महीने के बच्चे को आप बिठाओगे तो बच्चा फौरन स्लिप कर जाएगा, या एक साइड पे फॉल कर देगा। ठीक है, दैट मीन्स कि उसके ट्रंक के अंदर इतनी स्ट्रेंथ नहीं है कि बच्चे को बिठा सके। ठीक है, वही बच्चा जो है जब एक बच्चा बैठ नहीं पा रहा तो वो क्रॉल भी जो है हम कहते हैं घुटनों के बल चलना, बच्चा क्रॉल भी सही नहीं कर पाएगा, और फिर चलने की बात उसके बाद आती है। तो पहले आप ये चीजें डेवलप कर रहे होते हो कि बच्चा जो है फिजिकली कितना साउंड है, और फिर उसके बाद आप आते हो कि ये जो है न्यूरोलॉजिकली या साइकोलॉजिकली कितना साउंड है, कितना उसको अच्छा वो परसीव कर रहा है आपके। ठीक है, यानी पेरेंट्स की ड्यूटी वहीं से शुरू हो जाती है कि वो डे 1 से है। हाँ, कि आप वो 3-4 महीने के बच्चे को ही अपने सेंसस देखना शुरू कर दें, या फिर उसकी चीजों को परखना शुरू कर दें। ये बड़ा जरूरी है, क्योंकि हम देखते हैं कि पेरेंट्स को होश काफी लेट आता है, क्योंकि वो कम से कम चीजें देख रहे होते हैं, सोसाइटी को देख रहे होते हैं, और वो ये समझ रहे होते हैं कि बच्चा जो है वो कोई बात नहीं, कुछ बच्चे जल्दी बोल लेते हैं, कुछ बच्चे देर से बोल लेते हैं, कुछ बच्चे जल्दी रिस्पॉन्ड करते हैं, कुछ बच्चे देर से रिस्पॉन्ड करते हैं। इस वजह से ताखीर का शिकार होती है चीजें। हाँ, बिल्कुल हमारी सोसाइटी का
एक कहते हैं ना परसेप्शन है Perception कि है। जिसको हम डेवलप करते हैं अपनी जिंदगियों के अंदर, और हम कोशिश करते हैं कि डॉक्टर के पास सबसे लास्ट Last मोमेंट में पे जब जाएं, जाएं, हाँ। जब चीजें हाथों से निकलना शुरू हो बिल्कुल। जाए, तो ये सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो इस तरह के इशू को आज हाईलाइट करने का मकसद ही यही था कि जिस तरह से बच्चे जो है वो रिस्पॉन्ड लेट करते हैं, उनकी प्रॉब्लम्स होती हैं कुछ ना कुछ, तो पेरेंट जाहिर है बच्चा तो वो बोल नहीं पाता, या बच्चा जो है वो आपको बता नहीं सकता कि उसके साथ क्या प्रॉब्लम है। 4-6 महीने का बच्चा है, 7 महीने का बच्चा अपनी तकलीफ को बयान नहीं कर सकता। तो पेरेंट को इतना जो है वो अलर्ट होना चाहिए कि वो अपने बच्चे की पोजीशन देखें, अपने बच्चे का पोस्चर देखें, अपने बच्चे की चीज़ों को आइडेंटिफाई करना शुरू कर दें, और उसके बाद फ़ौरन ट्रीटमेंट की तरफ जाएं। क्योंकि अगर अर्ली एजेस में ट्रीटमेंट कर दी जाएगी तो आगे जाके बच्चे के लिए ज़िंदगी बहुत आसान हो जाएगी। एक छोटी सी ब्रेक की तरफ जाएंगे नाज़रीन, ब्रेक से वापस आएंगे, देखते रहिए हेल्थ टॉक। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम हेल्थ टॉक में एक बार फिर खुशामदीद। नाज़रीन, ब्रेक पर जाने से पहले बात कर रहे थे बच्चों की ट्रीटमेंट के हवाले से, क्योंकि जिस तरह से हम पॉस्चर बता रहे हैं, जिस तरीके से यहाँ पर डिफाइन किया जा रहा है कि कौन सी एजेस के अंदर आपको पिक कर लेना चाहिए कि बच्चों को कब जो है वो आपने चीज़ों को परखना शुरू कर देना है, तो ये सारी चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। और ये पॉइंट आपको बताने का मकसद ये है कि आप अपने घर के अंदर बच्चों को जब देख रहे होते हैं तो वो आइडेंटिफाई इस चीज़ से करेंगे या इस आईसाइट से करेंगे तो बच्चे जो है वो काफ़ी हद तक चीज़ों से बच सकते हैं। अच्छा, अब जो टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं वो है नॉर्मली बच्चों के ऊपर ये असरात होने शुरू हो जाते हैं, या चीज़ें कहते हैं कि आप उन पे शफल होनी शुरू हो जाती हैं कि हम सुनते भी हैं, बड़े बुजुर्गों से भी सुनते हैं कि भाई कंधे उतर गए बच्चों के, कोहनी उतर गई है। तो ये ऐसे मसले होते हैं जो कि कॉमनली हर दूसरे बच्चे को फेस करना पड़ता है। तो ये क्यों होता है, क्या वजूहात होती हैं, डॉक्टर साहब बताएगा। जी देखिए, इसमें कंधा उतरना बेसिकली क्या है कि ये तो एक ट्रॉमेटिक कंडीशन है। बच्चे के साथ हम ये करते हैं कि अक्सर हमने बच्चे को एक ही हाथ से उठाने की कोशिश करते हैं। अच्छा। पेरेंट्स जो है या माएँ जो हैं वो क्या करती हैं, प्रेशर डेवलप कर वो दिया। बेसिकली डायरेक्ट स्ट्रेस आता है। अब बच्चों के जो लिगामेंट हैं वो एक नॉर्मल एक अडल्ट से कमज़ोर है, ठीक है। जब आप उस पर मुसलसल प्रेशर आएगा, आप उसको एक झटके से आप पिक करोगे तो वो एक सिंपल क्या है कि आपकी जॉइंट एक बॉल है और एक कैप्सूल है और मसल है, सॉफ्ट टिश्यू है जिसमें एक इलोंगेशन होती है। अब सिर्फ ये फिट हुआ हुआ है उसकी इलास्टिसिटी की वजह से, ठीक है। आपने जब उसको पुल करते हो तो वो यहाँ से निकल के यहाँ आ जाता है, ठीक है, स्ट्रेस की वजह से, और वो जॉइंट हट जाता है। एक उसमें दो चीज़ें क्या हैं, एक तो आपका जॉइंट डिसलोकेट हुआ, सेकेंड जो आपके मसल्स हैं या तो वो रैप्चर हो जाते हैं या तो वो ओवर स्ट्रेच हो जाते हैं। सही, ठीक है जी। अब उसमें आपकी नर्व कंप्रेस भी हो सकती है, खुदा ना खास्ता उसमें आपके नर्व, बच्चा जो है वो फील करेगा, बच्चे का वो जो है नम उसके हाथ हो रहे होते हैं, ठीक है, या उसमें स्वेलिंग फील हो रही होती है उसको, या पेन हो रहा होता है, पेन हो रहा होता है, बच्चा अपने हाथ से जो है वो पेन वैन ग्रिप नहीं कर रहा होता। अच्छा, ठीक है, ग्रिपिंग में मसला आ रहा होता है। तो इसका बेहतर हल ये होता है कि आप इसको एक ऑर्थोपेडिक के पास लेके जाएं। ऑर्थोपेडिक सर्जन जो है वो उसको रिलोकेट करेगा, उस रिलोकेट बिठाने, उसके बाद इन्हीं मसल्स की स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज होती है, फिजियोथेरेपी होती है, वो आप करवाते हो ताकि जिसका चांस जो है वो कम से कम हो दोबारा से डिसलोकेट होने का या सबलक्सेट होने का। सही, यानी स्ट्रेंथ की जरूरत होती है मसल्स को कि अगर फिजियोथेरेपी होती रहेगी तो ये चीज दोबारा बार नहीं होगी। एक बच्चों को हम बता देते हैं कि एक्सरसाइज आपने ये एक्सरसाइज करनी है, उसके जैसे जो है आप जब आप ये एक्सरसाइज करोगे तो मसल थोड़ा सा डेवलप होगा, तो इसकी कमजोरी की वजह से जो है ये निकल रहा है बार बार, वो जो है आपकी डिसलोकेशन जो है वो कम होगी। तो यही सेम थिंग कोनी के उतरने की भी, कोनी का भी यही होता है। कोनी का भी जो है वो एक बोन होती है आपकी रेडियस, वो एक हमारे अल्ना की एक नॉच होती है, उसमें वो अटैच होती है, वहां से वो स्लिप, उसकी रिंग से स्लिप हो जाती है, ठीक है। वो जब आप स्ट्रेच देते हो तो वो जॉइंट बना हुआ है, उसमें एक लिगामेंट लगा हुआ है, तो वो उससे स्लिप हो जाती, निकल आती है। अच्छा, तो वापस रिकवर हो जाती है जिस तरीके से हम फिजियोथेरेपी की बात कर रहे होते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो कि फिजियोथेरेपी तो कर रहे होते हैं लेकिन उनका एक बिलीव और फेथ नहीं हो पाता कि भाई हम वापस जो है ये चीज़ वैसी की हो पाएगी या रनिंग में आ सकेगी या नहीं आ सकेगी, तो कहते हैं कहीं ना कहीं कसर रह जाती है। ऐसा होता है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप प्रॉपर एक ट्रीटमेंट ले रहे हैं, ठीक है, आपने अपना प्रॉपर फॉलो किया है, तो आप बिल्कुल ही नॉर्मल पर्सन की तरफ जो है उसको आप एक बेसिकली एक आपका जो है वो टाइम फ्रेम है, ठीक है। अगर आपने जो है एक चीज़ बताई गई है कि आपने 4 वीक्स इसकी प्रॉपर रिहैब करनी है, इन 4 वीक्स में आपके जो एक्सरसाइज है उसकी इंटेंसिटी जो मतलब उसका जो शिद्दत है वो बढ़ती जाती है, ठीक है। वो मोर विग्रेस, ताकि वो आपको उसके लिए प्रिपेयर कर रही होती है कि कोई भी ऐसी जब आपका कोई जर्क वाली मूवमेंट आए तो आपका शोल्डर उस चीज़ के लिए रेडी हो, ठीक है, आपके मसल उस चीज़ के लिए रेडी हो ताकि वो जर्क बर्दाश्त कर सकें, वो प्रेशर बर्दाश्त कर सकें। तो इसलिए वो आपको एक्सरसाइज इस तरह डिज़ाइन करते हैं। पेशेंट क्या होता है कि पेशेंट अपना जो रिलोकेट हो गया, बोन रिलोकेट हो गई, पेन खत्म हो गया, पेशेंट उसके बाद स्किप कर जाता है, डॉक्टर साहब मैं तो सही हो गया हूँ, ठीक है, बट ये नहीं होता। मतलब टाइम सर्कल पूरा नहीं कर पाते। एग्जैक्टली, आपका जो है पूरी इसकी जो है वो एक
प्लान्ड है कि भाई आप यानी अगर सर्कल आप पूरा नहीं करेंगे तो ये दर्द दोबारा उठ Definitely सकता है। दर्द दोबारा हो जाएगा, आपकी डिस्लोकेशन दोबारा हो जाएगी, क्योंकि आपके मसल प्रिपेयर ही नहीं है ना, आपका मसल उतना प्रिपेयर नहीं हुआ है जितना उसको जो है वो 4 हफ्ते या 6 हफ्ते में होना था। होना चाहिए था। ठीक है जी। तो अगर आप जब उस टाइम फ्रेम को आप कंप्लीट करते हो तो दैट मीन्स कि वो थेरेपिस्ट जो है वो आपके मसल को उस लेवल पे लेके जा रहा है ताकि आप अपनी स्पोर्ट्स एक्टिविटी को जो है वो दोबारा से कंटिन्यू कर सकें। ठीक है। अच्छा, जिस तरीके से हम अभी इसकी कोनी उतरने और कंधे उतरने की बात कर रहे थे, वैसे ही एक है कि जैसे नस पे नस चढ़ जाती है। मोस्ट ऑफ द टाइम हमने देखा है कि खड़े हो रहे हैं तो चढ़ गई, या फिर पाँव सुन हो जाता है, या एक्टिविटी नहीं कर पाते काफ़ी टाइम के लिए, थोड़ा सा वो कहते हैं ना बिल्कुल फ्लैश हो जाता है कि भाई क्या होगा, अब चलें या नहीं चलें, वो पाँव उठाएं या नहीं उठाएं। और नस पे नस तो एक ऐसा इशू हो रहा है कि अगर बच्चा सो भी रहा है तो उसके नस पे नस चढ़ी चिखते हुए उठ रहा है। तो ये एक ऐसी बीमारी हो गई है जिसको हम कहते हैं कि कॉमन जिंदगी के अंदर शामिल हो चुकी है। तो ये क्या वजूहात है? देखें, इसमें जो है बेसिकली एक तो ये होता है कि उन बच्चों के अंदर कैल्शियम डेफिशिएंसी होती है और अपना इलेक्ट्रोलाइट डेफिशिएंसी होती है, नमकियात की जो कमी कहते हैं ना, सोडियम पोटेशियम डेफिशिएंसी की वजह से ये जो है बच्चों में मसल्स में क्रैम्प आने शुरू हो जाते हैं। आपकी मसल क्रैम्पिंग होती है, इसको आप कहते हैं, हम कहते हैं ना आम अल्फाज में नस पे नस चढ़ जाना से कहते हैं। ठीक है जी। आप बच्चे के कैल्शियम पूरी रखें, उन बच्चों में कैल्शियम कमी ना होने दें, उन बच्चों का प्रोटीन लेवल बेहतर रखें, तो ये कंप्लेन नहीं होगी। तो अगर चढ़ जाए तो इसकी क्या फर्स्ट एड होनी चाहिए? एक्सरसाइज किस तरीके से? आप उस जॉइंट को बिल्कुल रिलैक्स रखो, ठीक है, और न्यूट्रल पोजीशन में रखो, और उसके बाद फॉर एग्जांपल कि मेरे काफ के मसल स्ट्रेच है तो मैंने जस्ट अपनी फिंगर को मूव करना है, टोस को मूव करना है, मैं जो है वो डिस्टल से उस लेवल पे आऊंगा प्रॉक्सिमल से। ठीक है। बेहतर ये होता है कि आप उसको रिलैक्स रखें, ठीक है, वो खुद ही आपका पेन जो है आपने उस मसल को हल्का सा पंप करना है ताकि उस जो ब्लड सप्लाई है उस एरिया की आप मसाज कह दें, खुलना शुरू हो जाए, वो बेहतर होने शुरू होगी। जब वो बेहतर होना शुरू होगी तो सप्लाई जब बेहतर होगी तो ऑटोमेटिकली जो है वो पेन जो है वो कम होने शुरू हो जाएगा। हाँ, क्योंकि हमने हमेशा देखा कि अगर नस पे नस चढ़ जाए तो बड़े लोग जो है ना, या कोई भी सेकंड आपका सवाल था कि पैर सुन हो जाना, कि हमारा पैर जो है वो सुन क्यों होता है। अक्सर हमारी नस जो है बेसिकली आप जब आप मुसलसल सिटिंग कर रहे होते हो, ठीक है, मेल हजरात में ये मोस्ट कॉमन होता है कि हम वॉलेट यूज कर रहे होते हैं। ठीक है। अब वॉलेट जो है वो बिल्कुल ही उस जगह पे है जहां से हमारी मेन नर्व, उसको शियाटिक नर्व कहते हैं, वो उसके पास उसकी एलोकेशन होती है। अब वो वॉलेट जो है वो उस नर्व को कंप्रेस कर देता है। जब वो नर्व कंप्रेस होगी तो वो आपके पूरे पैर को सुन कर देती है। ठीक है। जहां जहां तक वो सप्लाई कर रही होती है वो सुन कर देती है। तो आपने उसमें कुछ नहीं करना, जस्ट आप अगर बैठे हुए हैं, अगर आप बैठ के खड़े हो रहे हैं तो वहीं पे खड़े रहें। वंस वहां से जब नस वो रिलीज होगी उसकी ऑटोमेटिकली सर्कुलेशन जो है वो बेहतर होने शुरू हो जाएगी, और वजह ना मिनट जो है वो 2 मिनट्स आप जो है वो दोबारा से अपना नॉर्मल छोड़ देंगे। हाँ, बट दैट मीन्स वो आपके मसल को कंप्रेस कर रही है तो आपने उस पर जो है वो कोशिश करेंगे आप वॉलेट वगैरह यूज ना रखा करें। सही। और इसकी पॉस्चर किस तरीके से हो सकते हैं? यानी अगर पॉस्चर की बात करें तो सीधा बैठना है, या बाज़ वक़्त लोग करते हैं ना पाँव को ऊपर नीचे करना शुरू कर देते हैं, झड़कना शुरू कर देते हैं जोर जोर से, इस तरह की सिचुएशन होती है। बिल्कुल, आपने इसमें जस्ट रिलैक्स रखना है। आपने जो प्रेशर बिल्ड कर रहा है, फॉर एग्जांपल के मैंने एक क्रॉस लेग सिटिंग की हुई है, टांग पे टांग रख के बैठा हूँ, तो आपने जस्ट उसको वहां से रिमूव करना है। क्योंकि मैं टांग से टांग रख के बैठा हूँ, दैट मीन्स कि मैंने नर्व को स्ट्रेच कर दिया, मैंने मसल्स को स्ट्रेच कर दिया। तो आपने उस जो क्रॉस सिटिंग को आपने नॉर्मल सिटिंग में लेके आना है, ठीक है, और अपने एंकल पंप करना है और नी को चलाना है। ठीक है। जस्ट आप इतना सा भी आप कर लेते हैं तो वो मोर बेहतर है। अच्छा, अगर ये नस आपकी कमर की वजह से कंप्रेस हो रही है, आपके लोअर बैक की वजह से कंप्रेस हो रही है, दैट मीन्स कि आपके मसल डेफिनेटली वहां पे स्पैजम में है, आपकी जो रीढ़ की हड्डी का जो गैप है वो कम हो रहा है। सही। ठीक है। तो इसके लिए आपको फिर प्रॉपर आप एक जो है वो थेरेपिस्ट के पास जाएंगे, और थेरेपिस्ट के बाद वो आपको जो है उन मसल्स को रिलीज करेगा जो गैप है। जब मसल रिलीज होगा तो गैप ऑटोमेटिकली जो है वो उसका बढ़ना शुरू हो जाएगा। ये भी तो थिंकिंग है हमारी कि वो हमारी आवाम कहती है कि भाई घुटनों में गैप आ गया, घुटनों में गैप आ गया, कम नहीं हुआ बल्कि गैप आ गया, क्योंकि शुरू से हमने ये सुना है कि भाई घुटनों में हड्डी में ना गैप आ गया, जिसकी वजह से हमसे चला नहीं जाता, हमारे घुटने सूज चुके हैं, और इस तरह की चीजें हमने अब तक यही सुनी है। लेकिन हम डॉक्टर से सुनते हैं वो गैप कम हो जाता है, गैप कम हो जाता है। एग्जैक्टली, वो गैप कम होता है, वो हड्डी आपस में टकरा रही होती है, वो बढ़ने के बजाय वो कम होना शुरू हो जाता है। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, ये जो घुटनों की बीमारी होती है, या अगर हम कहें कि गैप कम हो जाना जिसको हम कहते हैं, उसके बाद बहुत सारे हमने डॉक्टर्स ऐसे भी देखे हैं, क्योंकि कैल्शियम डेफिशिएंसी है, ज़ाहिर है वो हम दवाइयों से क्योर कर सकते हैं, या फिर हम जो है धूप से क्योर कर सकते हैं, या हम
मेडिसिन से क्योर कर सकते हैं, जो कि हम कैल्शियम सप्लीमेंट्स लेते हैं, इस तरह की चीज़ें? क्योंकि अगर हम इलाज की तरफ जाते हैं तो वो नी सर्जरी होती है या फिर उसको चेंज करना होता है, जो अब टेक्नोलॉजीज आ गई हैं। लेकिन इससे पहले अगर हमें ऐसी कोई शिकायत हो रही है कि हमें घुटनों में पेन हो रहा है, या हम कैल्शियम सप्लीमेंट्स खाने के बाद भी या धूप लेने के बाद भी उससे हम रिकवर नहीं हो पा रहे, तो थेरेपी क्या होनी चाहिए? डेफिनेटली देखें, आपके जो थाई के मसल्स हैं, आपके नी कंपार्टमेंट के जो मसल हैं, उसकी बेसिकली स्ट्रेंथनिंग होती है। ठीक है, एक ओए नी रिहेबिलिटेशन जो है ना, बेसिकली ये भी एक फिजियोथेरेपी का मेन डोमेन है। हमारे पास बहुत से पेशेंट्स के आ रहे होते हैं, तो इसमें आप क्या करते हो कि वो जो गैप बेसिकली आ रहा होता है, एक तो होता है कि बोन डीजनरेट हो रही है, ठीक है, उस डीजनरेशन को आप काउंटर कर रहे होते हो, मतलब के बेहतर करते हो थ्रू मेडिकेशन, विटामिन डी, कैल्शियम वगैरह आपने ले रहे होते हैं। सेकेंडली क्या होता है कि मसल वीकनेस होने शुरू हो जाती है एज रिलेटेड, ठीक है, तो आपने उन मसल को स्ट्रेंथन करना होता है ताकि वो जो गैप कम हो रहा है उस हड्डी को वो अपनी जगह पे थोड़ा सा पुल करके रखें, ताकि जो है ये मसलसल फ्रैक्शन ना आए। ठीक है, तो वो मसल्स जो है वो हड्डी को बोन को थोड़ा सा पुल अप कर लेते हैं, वो स्पेस को मेंटेन करवाते हैं। अगर आप नी स्ट्रेंथिंग एक्सरसाइज करवाएंगे तो उससे क्या होगा कि वो उस गैप को बेहतर रखेगी और आप पेन फ्री, यानी डेली बेसिस पे फिजियो होनी लाजमी है। बिल्कुल, इसमें ये होता है, हम लोग ये प्रेफर कर रहे होते हैं, सर्जिकल जो ऑर्थोपेडिक सर्जन भी हैं वो भी यही कहते हैं कि आपने जो है इसके ग्रेड है, ग्रेड 3, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 और ग्रेड 4। ग्रेड 3 के पेशेंट जो है वो मोस्टली जो है वो प्लस उसके बाद जो है वो जा रहे होते हैं सर्जिकल इंटरवेंशन के लिए, जैसे आपने फरमाया कि TKR हो गया और डिफरेंट नी के प्रोसीजर हो गए। तो इसमें जो ग्रेड 1, ग्रेड 2 और 3 तक जो है प्लस माइनस जो है वो फिर आप फिजियोथेरेपी इंटरवेंशन होती है, अगर आप वो करते हैं तो उससे आप बेहतर हो सकते हैं, यानी चलने फिरने में आसानी हो जाती है। हाँ, क्योंकि हमने देखा कि अमूमन जो नी के पेशेंट्स होते हैं या उनको इस तरह की कोई प्रॉब्लम होती है तो उनके नी काफी स्वेल हो जाते हैं और उनकी पोजीशन से ज्यादा बड़े हो जाते हैं और उनके जो है ना पैरों का भी जो साइज है वो भी इंक्रीज होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से वो अपना वेट कैरी नहीं कर पाते, चलना उनको लिए मुश्किल हो जाता है। तो वो वेट कैरी करने के लिए या वेट को जो है वो कम करने के लिए फिजियोथेरेपी होती है। डेफिनेटली आपने जो जिक्र किया कि स्वेलिंग आ जाती है, स्वेलिंग बेसिकली इसलिए आती है कि जो सराउंडिंग के टिश्यू हैं, ठीक है, कैप्सूल जो हैं वो डैमेज होने शुरू होते हैं। जब कहीं पे भी डैमेज होगी तो इन्फ्लेमेशन होगी, इन्फ्लेमेशन सोजिश जिसको हम कह रहे होते हैं, तो सोजिश से उस जगह पे आपका फ्लूइड जो है वो वहां पे भरना शुरू हो जाता है, रिटेंशन शुरू होता है। आप जब एक्सरसाइज करवा रहे होते हो, ट्रीटमेंट दे रहे होते हो कि फ्लूइड रिटेंशन जो है जो आपके नी में एफ्यूजन का कॉज कर रही है, जो पानी भर जाने का कॉज बनता है, उसको आप कंट्रोल करवाते हो थ्रू आइस थेरेपी, हम कोल्ड थेरेपी हमारी एक इंटरवेंशन है फिजियोथेरेपी के अंदर, वो आप अप्लाई करते हो, उससे वो कंट्रोल होती है। इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन होती हैं जिससे आपकी नर्व जो पेन आपको आ रहा होता है उसको हम कंट्रोल करवाते हैं। एक्सरसाइज से आपके मसल स्ट्रेंथन हो रहे होते हैं, ठीक है, और जो आप मेडिकेशन लेते हैं विटामिन डी, विटामिन सी वगैरह, उससे जो है वो आपकी बोन जो है वो थोड़ी सी बेहतर कंट्रोल हो रही होती है, चलने फिरने में आसानी हो जाती है। यानी पेशेंट जो बेड पे बैठा होता है या जो चलने फिरने से वो कतराता है वो चलने फिरने लग जाता है। ठीक है, ये भी बहुत अच्छा मतलब ट्रीटमेंट है। जिस तरीके से हम देख रहे होते हैं कि लोग जो है वो इस तरह से फिजियो को अगर जिंदगी का हिस्सा बनाए तो काफ़ी चीज़ें पेन रिलीफ जो है वो घर में ही वो अपने अपना सकते हैं। अच्छा, बहुत सारे पेशेंट जैसे होते हैं जो कि एक्सीडेंट वाले होते हैं, यानी उनके अरसों पुराने एक्सीडेंट हुए होते हैं, लेकिन सर्दियों के अंदर अगर मैं बात करूँ या कोल्ड टेम्परेचर होता है तो उसके अंदर उनकी वो पुरानी चोटें या पुरानी हड्डियों में लगी हुई दर्द जो है वो उठना शुरू हो जाते हैं और उनके जो है वो दोबारा से उसी तरह की नोयत का पेन होने शुरू हो जाता है, बड़े परेशान रहते हैं। तो उनके लिए भी फिजियोथेरेपी होती है? बिल्कुल, डेफिनेटली। अगर कोई पोस्ट ट्रॉमेटिक, इसको हम कहते हैं पोस्ट ट्रॉमेटिक आर्थराइटिस, ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल मेरे थाई में चोट लगी, मेरे थाई की बोन ब्रेक हुई है, तो मुझे अक्सर जो है वो पेन आएगा कि मेरे नी में पेन हो रहा है, मेरे थाई में पेन हो रहा है। वो होता क्या है कि उस एरिया की जो टिश्यू सप्लाई होती है, फ्लूइड सब सप्लाई हो रही होती है, वो प्रॉपर नहीं होती उस लेवल की। और सर्दियों में क्या होता है वो आप मजीद उसको सुकेड़ दे देता है। अब जब वहाँ पे फ्लूइड रिटेंशन इतनी बेहतर नहीं होगी, फ्लूइड वहाँ पे इतना अच्छा पहुँचेगा नहीं, तो वो फिर आपको पेन करवाना शुरू करता है। अब पेन का फ्लूइड का जाना क्या है कि आप मसल्स की एक्सरसाइज करवाएंगे, मसल पंप करेगा, ब्लड की सर्कुलेशन बेहतर होगी, ब्लड की सर्कुलेशन बेहतर होगी तो आपका पेन जो है वहाँ से बेहतर होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें वही है कि आपने फिजियोथेरेपी करवाएं। भैया इसमें जो है जो सर्दियों में कंप्लेन आ रही होती है जॉइंट पेन वगैरह की, ये तो आप जो है विद इन 4 to 5 सेशन आप बेहतर कमाल अपना जो रिस्पांस पेशेंट को मिल जाता है उसका। ठीक है। अच्छा, मेजर इशू एक ये भी है कि हम देख रहे होते हैं बहुत सारे लोग नॉर्मल होते हैं
लेकिन जब वो कोई चीज़ पिक करने लगते हैं या पकड़ने लगते हैं तो उनके हाथ शिवर करते हैं बहुत ज़्यादा, हाथ शिवरिंग होती है, उनके हाथों में वो स्ट्रेंथ नहीं होती कि वो चीज़ को कैरी कर सकें या वो चीज़, क्योंकि एक्सीडेंटल भी होते हैं बाज़ वक़्त लोग जो है उनकी चोटें भी लगी हुई होती हैं, बाज़ वक़्त जो एक्सीडेंटल नहीं भी होते उनके साथ भी ये प्रॉब्लम आती है कि अगर वो कोई चीज़ पिक करना चाह रहे होते हैं तो उनके हाथ पैर काँप रहे होते हैं, यानी हाथ पे अगर हाथों से पिक करें तो हाथ काँप रहे, चलना है तो थोड़ी सी चलने में मुश्किल आ रही है, तो ये इस चीज़ के लिए क्या चीज़ होती है? ये इस शिकायत को कहते हैं कि बेसिकली मोस्टली हमारे एजेड जो होते हैं लोग, ठीक है, उनमें ज़्यादा है, ठीक है। ये आपको इसको कहते हैं पार्किंसनिज्म, राशिया की बीमारी, जिसको उर्दू में आम हरूफ में कहा जाता है। ये एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, ठीक है जी। तो अब वो क्या होता है कि एज रिलेटेड आपका ब्रेन जो है एक पार्ट है, ठीक है, उसका जो है उसके अंदर जो है उसका आपके रिलीज हो रही होती है आपके हार्मोन, वो बेसिकली उसमें इम्बैलेंस होता है, ठीक है। नहीं, लेकिन हमने देखा होता है कि वो जान जब छोड़ देते हैं तो फिजियोथेरेपी होती है उनकी और उनको एक बॉल कैरी किया जाता है कि आप मैं उसी पे आ रहा हूँ। तो वो बेसिकली उस राशि की बीमारी को जो है वो पूरी कंट्रोल हो जाती है, वो जो उनका कांपना है, चीजों को पेन पकड़ते वक्त उनकी शेक हो जाती है, बिल्कुल ये काउंटर हो सकती है। ये उनका जो चलने का जो आप बता रही हैं स्लो चलते हैं, बेसिकली वो बॉडी की पूरी स्टिफनेस करवा देता है। अब उस स्टिफनेस को जो है वो हम जो है वो रिलीज कर रहे होते हैं, उसको ट्रीट कर रहे होते हैं। उनका चलना हो गया, उनकी बैंडिंग हो गई, ठीक है जी, उनकी जो है फाइन स्किल्स का, जैसा आपने जिक्र किया कि ग्लास होल्ड करना, पेन से लिखना, ठीक है, या ये चीज़ ग्रिप करना, वो जो है वो सारी जो है उसमें फिर ट्रीटमेंट के उसमें आती हैं। और फिर ये जो हम उसको जो फेस वाइज जो है वो ट्रीट कर रहे होते हैं। अब उनकी बैक की, अब वो पेशेंट अक्सर जो है वो खुद करवट भी नहीं ले पाते और इतना बढ़ जाता है कि ये जो है वो पेशेंट जो है वो जो है अपना क्या कहते हैं जो है बेडरिडन हो जाता है, ठीक है, पेशेंट की मोबिलिटी बिल्कुल खत्म हो जाती है। तो इसमें आपका एक तो मेडिकेशन साथ में फिजियोथेरेपी जो है वो ज़्यादा लाजम है। आपका न्यूरो फिजिशियन जो है वो आपको यही कह रहा होता है कि आपने जो है फिजियोथेरेपी को जो है मेन उस पर रखना है। जितनी ज़्यादा आपकी वो स्ट्रेचिंग आपके मसल से करवाएंगे उतना ज़्यादा आप फ्रीली अपनी एक्टिविटी कर पाओगे और इस चीज़ से बाहर आ सकोगे। ठीक है। अच्छा, जिस तरह से अभी हमने बात की कि हाथ कांप जाना या जिस तरीके से हमने कहा टांगे कांप जाती हैं, पॉस्चर का भी इसमें डिफरेंस आता है, क्योंकि हम देख रहे होते हैं कि आवाम का जो हमारी बैटरी होती है, हमारे अमूमन लोग जो हैं उनका आजकल पॉस्चर जो है वो बिल्कुल ढीला है, यानी हम अपने आप को बॉडी को लटका के बैठते हैं, हम लोग बिल्कुल सीधे नहीं बैठ पाते, ये प्रॉब्लम्स भी आती हैं। डेफिनेटली ये बेसिकली इसमें ये साइन है उसके, ठीक है, ये मतलब ये चीजें जो आपने जिक्र किए हैं, हाथ का कांपना, पोस्चर का झुकाव और आपका जो है वो शॉर्ट स्टेपनिंग, ठीक है, बात करने में जो है लड़खड़ाहट, ठीक है, ये उस बेसिकली इंटरकनेक्टेड हैं उस जो है वो कंडीशन से, जिसको हम पार्किंसन कह रहे हैं, ठीक है। वो पोस्चर का झुकाव क्यों है कि मसल वीक हो रहा है उसके मसल में स्ट्रेंथ खत्म होती जा रही है ताकि वो उस पोस्चर को मेंटेन कर पाए, ठीक है। यस, उसमें हम पोस्चर कंट्रोलिंग उनको बताते हैं कि आपने सीधा बैठना है, एक्सरसाइज गाइड करेंगे ताकि मसल्स उनके ऑटोमेटिकली इतने स्ट्रेंथन हो कि जो पोस्चर पर झुकाव आ रहा है वो उसको खुद करेक्ट कर सके। ठीक है, चलें, प्रोग्राम बिल्कुल आखिरी लम्हात में दाखिल हो गया, क्या लास्ट मैसेज देना चाहेंगे हमारे व्यूवर्स को जो देख रहे हैं? जी, आजकल 14 अगस्त आ रही है, माशाल्लाह करीब है, तो सबको मेरी तरफ से जो जश्न आज़ादी मुबारक, और अपने जो है गिरदमा ख्याल रखें। हमारे जो सबसे मेन मैं कहूँगा जो इस 14 अगस्त को या इन डेज़ के अंदर हमारे जो बाइकर हजरात होते हैं, ये जो है वो वन व्हीलिंग वगैरह कर रहे होते हैं, काइंडली इन चीज़ों को थोड़ा सा एहतियात रखें, अपनी सेफ्टी को भी जो है मद्देनजर रखें। आप अपने पेरेंट्स के लिए जो है वो बड़ी मुश्किल से आपको जो है पैदा किया जाता है। हमने ये देखा है ट्रॉमा सेंटर में जब हम थे तो बहुत मेजर केसेस हैं, ये पता नहीं चल रहा होता। ये सिर्फ इन ओकेशंस की बात नहीं है, हाँ, नॉर्मली होता है, मतलब इन ओकेशन में ज्यादा आता है। हम खुशी कुछ इस तरीके से सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, तो और इसमें जो है वो केसेस हमारे पास ज्यादा आ रहे होते हैं, जो मेजॉरिटी ऑफ केसेस है उसको जो है वो ज्यादा आते हैं। तो इस पे काइंडली एक तो आप अपना थोड़ा सा ख्याल रखें। सेकंड, पेरेंट्स से कहूँगा कि अपने बच्चों का जो गैजेट टाइम है, मोबाइल यूज करना, जैसे आपने कहा था कि मोबाइल यूज करना जो है बहुत ज्यादा है, मोबाइल और टैब वगैरह यूज कर रहे होते हैं, बच्चे तो खाना ही नहीं खाते। उसके हाँ, हमने यही देखा है कि बच्चा जो है वो खाना ही नहीं खा रहा होता, वो जब तक वो उसको टैब ना देंगे तो वो खाना नहीं खाएगा। तो उससे क्या आपने आजकल क्या देख रही है कि बच्चों की आई साइट जो है वो बहुत ज्यादा वीक हो रही है, जो है 3 साल का बच्चा, साथ साथ पिकिंग पावर भी, जिसको हम बात कर रहे हैं, जिस तरीके की एब्नॉर्मलिटीज की हम बात करें, वो तमाम चीजें इससे रिलेट करती हैं। बच्चे का मेंटल लेवल जो है वो साइकोलॉजिकल लेवल उसमें चेंज हो रहा है, बच्चे बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो रहे हैं, ठीक है। तो ये इन चीजों को जो है बहुत शुक्रिया डॉक्टर मोहम्मद खान भुट्टी, आप प्रोग्राम के अंदर आए और जिस तरीके से प्रोग्राम के अंदर सारी बातें की गई हैं, और जैसे कि अभी इन्होंने पॉइंट रेस
अर्ज़ किया कि जो मोबाइल का बेदरीग इस्तेमाल है, साथ ही साथ टैबलेट का जो इस्तेमाल है, बच्चों को हम खाने के वक्त दे देते हैं, साथ हम दीगर एक्टिविटी में फिजिकल एक्टिविटी की तरफ इतना नहीं लेके जाते, जिसकी वजह से बच्चे जो हैं वो बैठना शुरू कर देते हैं, उनका पोस्चर चेंज होना शुरू हो जाता है और वो शुरू से ही फिर इन तमाम तकलीफ में मुब्तला हो जाते हैं। तो उनकी रूटीन को चेंज करें, फिजिकल एक्टिविटीज़ की तरफ लाएं, यही तमाम चीज़ें जो है प्रोग्राम का आज मौजूद था। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।